हरियाणा के एक छोर से दक्षिणी हरियाणा से जो हमारे लगातार चौथी बार हरियाणा विधानसभा में बहुत वरिष्ठ विधायकों में से जिनकी गिनती है और हमारे जोन के प्रभारी हैं, बहुत संघर्ष के प्रतीक हमारे राव दान सिंह जी आपके बीच में बोल रहे थे। हमारे सोनीपत से 35,000 तो भांसर में 35,000 से बीच में। हाँ जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही संघर्षशील भाई जिन्होंने जो यहाँ के प्रभारी हैं, चुनाव के हैं जी, बलदेव सिंह जी, चेतन यादव जी पार्षद, सोमवीर लांबा जी, प्रदीप गुलिया जी, जग्गू मिस्त्री जी, ईश्वर जी, अवतार सिंह संधू जी सरपंच साहब, अनिल नागर जी, मंजीत गहलोत जी, राजेश दैया जी, दिलेर नागर जी, हमारे हरमन सिंह वीर सिंह जी, धर्मपाल जी, राजेंद्र जी, मुंशी लाल जी, सुरेश जी, धीरेन्द्र जी, समस्त डंडूर मुख्तार सिंह जी, आम आदमी पार्टी छोड़ के आज ये ज्वाइनिंग करी और ये जो आम आदमी पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं, हम पूरा स्वागत करते हैं। हमारे भाई अमरदास सामरिया जी, विवेक जी, विनोद जी, सुरेश जी, सोनू जी, वीरेंद्र जी, संदीप जी, देवराज जी, सत्यवान जी, शीलू जी, सुनील जी, और सबको ये विश्वास ये विश्वास देंगे। हाँ जी, सिंह जी, कर्मो देवी जी, हाँ जी, कर्मो देवी जी, विशेष तौर पे मैं इनका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि जो है लिखने वालों ने जो है ना महिला शक्ति के नाम नहीं लिखे, तो ये पता नहीं ये भेदभाव। पूरी मातृशक्ति, विशेष तौर पे मातृशक्ति का नाम हम लेना चाहेंगे। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भूप सिंह जी। हाँ जी, तो विधानसभा क्षेत्र में क्या फैसला करना चाहते हैं? दोनों फैसले आज आपके हाथ में आ गए, साथ ही फैसला हो जाएगा। हरियाणा में आपने देखा 8-9 साल पहले बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में, खट्टर सरकार, और उसके बाद खट्टर में देश में आगे जिसकी गिनती हो, तो आज वो हरियाणा प्रदेश में आपके सामने आज ऐसी सरकार आ गई। खट्टर साहब कल आएंगे मंडी आदमपुर में, गांव में होके आया हूं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और ये पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे हरियाणा को विकास के मामले पीछे धकेलना काम इस सरकार ने किया। एक ऐसी सरकार जिस सरकार में हर वर्ग को हकों के लिए, एक ऐसी सरकार, किसान को रोड पे आना पड़ा अपने समर्थन मूल्य के लिए। आपने देखा 1 साल तक किसान बैठा रहा, लगभग 750 किसानों की जान चलेगी, सरकार को परवाह नहीं। स्कूल के बच्चों को सड़क पे, बच्चों को बैठना पड़ा सड़क पे। 1 हफ्ते पहले करनाल में आपने देखा सफाई कर्मचारी को सड़क पे आना पड़ा, सफाई कर्मचारी को अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आना पड़ा, और उसको लाठी चार्ज करके उसकी कमर पे लाठी मारने का काम इस सरकार ने किया। सफाई कर्मचारी से लेकर स्कूल के बच्चों से लेकर किसान तक, किसान से लेकर नौजवान तक, क्योंकि बेरोजगारी इतनी, बार बार भर्ती के घोटाले, पढ़े लिखे रोजगार पढ़े लिखों के लिए खत्म कर दिए। 1,80,000 सरकारी नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। अभी कह रहे थे दान सिंह जी की ये बेच दिया वो बेच दिया, एक के बाद एक बेच दिए बड़े उद्योगपति घरानों को, और सरकारी नौकरी खत्म कर दी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पढ़े लिखे नौजवानों को, सबसे बड़ा नुकसान जो है 36 बिरादरी को, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, जिनका रिजर्वेशन के माध्यम से उन सारे वर्गों को और सारे नौजवानों को नुकसान। आज हरियाणा के अंदर इतने रोजगार खत्म कर दिए सरकार ने। आज आपने देखा, हाँ भाई, तो आज ऐसी सरकार, जिस सरकार ने हमारा क्या कसूर है, खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, यहां तक कि बड़े बुजुर्गों को 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। कईयों को तो कई जिंदे थे उनको मृतक घोषित कर दिया। खासा महाजन गांव में गया मैं परसों, एक 85 साल के बड़े बुजुर्ग थे, नेत्रहीन भी थे, सूरदास थे, उनने कहा कि जी मेरे को मृतक घोषित कर रखा, मेरे को बताओ मैं अपने आप को जिंदा कैसे बताऊं। मैंने भाई ये सरकार, बड़े बुजुर्गों को भी धरना देना पड़ा, चंडीगढ़ में जाके धरना दिया, बहुत से बड़े बुजुर्ग पहुंचे, उस धरने का नाम रखा गया थारा फूफा जिंदा है, आपने देखा होगा। सरकार की स्थिति है, ऐसे आते थे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनके बच्चे उनके सामने चले जाते थे। सरकार ने बावन की आमदनी दुगनी कराने
कर दिए, कहते महंगाई कम कराएंगे। महंगाई ऐसी कम कराई, मैं पूछना चाहता हूं 400 रुपए का सिलेंडर था हमारे समय, अब कितने का हो गया वही सिलेंडर है? 1165। ऐसा है जी, ऐसा है जी, ये ठीक बात है, ये भी एक कहानी है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। नहीं ठीक बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात जो कह रहे हैं वो कि ये आदमपुर। तो भाई पहली बात तो पहला फैसला आपको इनसे करना है, आपको ये फैसला करना है, पहला फैसला, फिर मैं उसके विधानसभा वाले पे भी आऊंगा जो यहाँ के। भाई पहला फैसला ये करना है कि ये जो यहाँ के विधायक, यहाँ की जो सरकार है, हरियाणा की सरकार, इस सरकार का, खट्टर सरकार का 5 साल का लाइसेंस, पेंशन कटी और पेंशन को बहाल करके देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा, विधवा और विकलांग पेंशन 6000 पेंशन लागू करने का हरियाणा के अंदर काम करेंगे। पहला हमारा दूसरा संकल्प, आज महंगाई की मार, आज सबसे ज्यादा महंगी बिजली कहीं है तो हरियाणा के अंदर, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, हर आदमी का घर का बजट बिगाड़ दिया सरकार ने। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज हर मध्यम वर्ग तक और हर वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली का माफ करेंगे, हर महीने का 300 यूनिट बिजली का जो है माफ करने का काम करेंगे। हमारा दूसरा संकल्प, 10,000 के बिजली के बिल आ रहे कि नहीं आ रहे, मैं पूछना चाहता हूं, और उनसे राहत दिलाने के लिए ये हमारा सरकारी विशेष ड्राइव बढ़ा के भर्ती निकालने का सरकारी नौकरी में, ताकि हरियाणा के नौजवान को, पढ़े लिखे बच्चों को एक मौका मिले। चौथा हमारा संकल्प, आपने देखा होगा अपने गांव में तो नहीं, लेकिन हमारी एक योजना थी जिसमें अपने गांव में जो यहाँ के विधायक है, बड़े दुख की बात है, यहाँ पे जो विधायक रहे हैं उन्होंने उसका फायदा यहाँ नहीं पहुंचाया, मगर हमारी सरकार में एक योजना आई 100 गज के प्लॉट की योजना। ग्रामीण अंचल में हर गांव में हर गरीब परिवार, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई और 36 बिरादरी के गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी और एक मकान की स्कीम थी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी आवास योजना, जिसमें 91,000 की किस्त आती थी मकान की। इस सरकार में आते ही खट्टर साहब ने सकट गए थे, वहां विकास कार्य नहीं हुए और जहां कब्जा नहीं मिला वहां कब्जा नहीं मिला। हमारा संकल्प है उन स्कीमों को दोबारा लागू करेंगे, हर वंचित परिवार तक 100 गज के प्लॉट काट के फायदा पहुंचाएंगे। जिस गांव में जमीन नहीं है तो चाहे सरकार की एक्वायर करके, सरकारी खजाने से एक्वायर करके 100 गज के प्लॉट बुला के कॉलोनी बनाने का काम करेंगे। और मकान की योजना, मैं पूछना चाहता हूं, 9 साल की सरकार में किसी गरीब आदमी का एक भी मकान पास होके आया? मैं पूछना चाहता हूं, आया भाई किसी का मकान? फार्म भरवाए थे 19 में जब इलेक्शन था, उससे पहले फार्म भरवाए होंगे, लेकिन मकान नहीं आया। 3 बार फार्म भरवाया जी, 3 आया जी, नोटिस आया मकान तोड़ने का, मकान तो ये मकान तोड़ने 3 बार फार्म भरवाए जो बता रहे, लेकिन मकान नहीं आया। तो भाई हमारी ये भी है कि भाई मकान की प्रियदर्शनी आवास योजना को दोबारा लागू करेंगे, जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वाली इन्होंने बंद कर दी। और पहले की तरह, पहले तो 91,000 की किस्त आती थी अपने समय में, अब हर 100 गज के प्लॉट के साथ साथ 2 कमरों का मकान, सुधा बाथरूम और सुधा किचन हर गरीब परिवार को, हर एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, 36 बिरादरी के बीपीएल परिवार को सरकार के तरफ लाने का हम काम करेंगे, ताकि किसी को इस बात की चिंता ना हो कि अगली पीढ़ी के सर पर छत रहेगी कि नहीं रहेगी। हमारा 5वां संकल्प, किसान की फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, किसान की फसल को उसको पूरा भाव देंगे, समय समय पे बोनस देने का काम करेंगे, ताकि किसान को ऐसा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। हमारा तकलीफ थी बड़ी भारी, जैसे 100 गज की प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, इन्होंने मनरेगा की स्कीम भी खत्म करने का काम किया, उसका बजट आधा करने का काम किया। आपके आशीर्वाद से मौका मिलते ही मनरेगा के बजट को दोबारा लागू करेंगे और 100 दिन का नहीं 200 दिन का, पहले 200 दिन का हमारे समय प्रावधान हमने किया था, लेकिन उसको 100 दिन में, मैं गलत तो नहीं कर रहा भाई, 100 दिन का करने का काम किया, तो भाई 200 दिन का मनरेगा का हम योजना लागू कराने का काम करेंगे, ताकि गरीब आदमी को मनरेगा की जो योजना, और जैसे आज 350 का मनरेगा का जो है, मनरेगा में दिहाड़ी मिलती है और मार्केट में 450 और 500 रुपए तक बाजार मूल्य पे मनरेगा की जो है इतना फर्क
सरकार में, तो भाई इस फर्क को खत्म करेंगे। बाजार मूल्य में मनरेगा की दिहाड़ी 450 रुपए में निर्धारित करने का काम करेंगे, ताकि मनरेगा की स्कीम के अंदर जो इतना नुकसान हुआ, कुल मिलाकर हमारा संकल्प है कि हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, विकास का पहिया फिर घूमे हरियाणा में, और हरियाणा हम देश में सबसे आगे पहुंचे। इस संकल्प में मुझे पता है आपका साथ, आशीर्वाद। दूसरा फैसला जो भाई कह रहा था, यहाँ के जो विधायक कुलदीप बिश्नोई प्रतिनिधि के काम नहीं होते, एक बार भी नहीं बोले। यहाँ पे विधायक बैठते हैं 4-4, 5-5 वार्ड के विधायक रावदान सिंह जी, यहाँ विधायक बैठते हैं सुरेंद्र पवार जी, जो 33 हजार से जीत के आए हैं। मैं भी आपके आशीर्वाद से 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। शायद मेरी उम्र में इतना सौभाग्य देश में शायद किसी को नहीं मिला। मैं बहुत लोगों का धन्यवाद कर, मैं आप सबका मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन हमने कभी कोई ऐसा विधायक सांसद देखा ही नहीं जो अंदर तो बोले नहीं, विधानसभा में गैर हाजिर, संसद में गैर हाजिर, और भाई अपने इलाके में भी गैर हाजिर। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा, यहां भी गैर हाजिर। और पार्टियां बदलते हैं, जैसे भाई कह रहा था, भाई जो क्या नाम भाई साहब अपना है, जयसिंह भाई बता रहे थे कि भाई पार्टी बदलते हैं। आज ये खड़े होकर ये नहीं कह सकते कौन सी पार्टी अच्छी है, क्योंकि आज तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है। 4 महीने पहले इनका खुद का बयान था कि बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, और मेरे भाइयों किसी पे विश्वास कर लेना, लेकिन इस बीजेपी पे नहीं करना। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? 4 महीने पहले वो खुद ये कह रहे थे। उससे 4 साल पहले कह रहे थे कि कांग्रेस पे विश्वास मत करना, उसके 5 साल पहले कह रहे थे बीजेपी पे विश्वास मत करना। 10 साल में 2 बार कांग्रेस छोड़ी और 2 बार बीजेपी छोड़ी, और छोड़ते ही जिस पार्टी को छोड़ते हैं उसके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। जब कांग्रेस में आए तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री खट्टर जी के बारे में इतना सब कुछ बोल गए। शायद यही कारण है कि सरकार में अभी तक मुख्यमंत्री जी भी उनके चुनाव में अभी तक नहीं आए तो आए, कल आएंगे। सही बात है ना, इतना सब बोल। हाँ, क्यों गए? पार्टी जब छोड़ी तो कहा, नाम ले दिया चौधरी उदयभान जी का कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि चौधरी उदयभान जी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और बयान दिया, 1-2 दिन पहले उनका बयान था, मैं उनका बयान देख रहा था। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी को भी प्रजातंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जो है, उन्होंने कहा कि भाई कौन है चौधरी उदयभान जी, सुनाता हूं। उदयभान के पास ना तो कोई नियत ना नीति ना कोई वोट। ये देखो, उदयभान के पास ना तो कोई नियत ना नीति ना कोई वोट बैंक, ना कोई उनको जानता है। कहता है कि उदयभान को कौन तो कह रहे कि भाई ना उनके पास नीति। लाल जी मुख्यमंत्री बने, क्या उनका ये कसूर है कि वो एक गरीब के घर पैदा हुआ, एक दलित के घर में जन्म लिया, और वहां से जन्म लेकर और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्वोच्च कुर्सी पे पहुंचने का काम किया है। तो आज ये बाबा साहब का, अम्बेडकर का, बाबा साहब का ये संविधान से चलने वाला देश है। मैं बता देना चाहता हूं कुलदीप बिश्नोई जी को, आपके लिए कोई कुर्सी आपके लिए कोई बनी नहीं। जितना हक आपका इस देश में, उतना ही हक चौधरी उदयभान जी का इस देश में। इस बात के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, इस बात के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कह के और फिर वोट मांगना, ये कहना कि क्या हक है उनके पास, कौन सा वोट बैंक है। और आपने सुना क्या क्या बोला, ये तो मैंने एक बयान बताया लगातार, मगर मामला ये नहीं था। चौधरी उदयभान जी के बारे में तो ये उलझुल बोल रहे हैं, मगर चौधरी उदयभान जी विदेशों से काला धन लाएंगे और हर आदमी के बाटे 15-15 लाख आएंगे। 15 लाख तो फिर आने नहीं थे, वो तो आपको भी पता था, हमें भी पता था, लेकिन उस नारे को सुनने में फर्क रहेगी। ये नहीं था कि विदेशों से काला धन लाएंगे। जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, समझ गए? जिनका, और ये भी हम नहीं कहे, भाजपा के मंत्री, भाजपा की केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 4 महीने पहले बताया कि कौन से विदेशों में कहां कितनी करोड़ों की काले धन की संपत्ति पकड़ी गई। उसके बाद राज्यसभा चुनाव आया, राज्यसभा में चुनाव के अंदर बीजेपी ने को वोट डलवाया और आजमपुर पे बिना बेवजह चुनाव आया।
ये स्थिति भाई, यही स्थिति है ना। और भाई ये बीजेपी का नारा है कि भाई जो मैंने कहा बीजेपी का ये नहीं था, वो काला धन लाएंगे, काले धन का संपत्ति पकड़ी गई उसको बीजेपी में लाएंगे, रातों रात काले धन को सफेद कराएंगे और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। ये चल रही है कहानी, ये चल रही है। भाजपा का कौन सा फॉर्मूला है ये? किस तरह की राजनीति में नैतिकता की भी जगह होनी चाहिए, राजनीति में ईमानदारी की भी जगह होनी चाहिए। उस बात को देखो, आप उन किसान भाइयों के साथ खड़े जिनके घरों के चिराग उजड़ गए, किसी की बूढ़ी माँ, किसी की छोटी छोटी बच्चे, या आप उनके साथ खड़े हो जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के नीचे से रोकने का काम किया। आप किसके साथ खड़े हो ये भी आपको तराजू पे रख के ये फैसला करना है। तो भाई आपने कहा कि हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, सबने हाथ खड़े करे। अब आजमपुर में भी बदलाव चाहते हो तो एक बार हाथ खड़े करके बताओ, आजमपुर में बदलाव चाहते हो? अरे ये तो सबने हाथ खड़े कर दिए। दीपेंद्र जी, हम बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन ये देखो अब यहाँ की जो आबादी आवाम है वो 90% ऐसी है जी, और उनका आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल राज करे हैं, और हमारे जो अवतार संधू है ये सरपंच रहे हैं, लेकिन सर जो कार्ड मिले हैं पीले गुलाबी में। अच्छा एक बात रहेगी, पीले कार्डों की बात रहेगी, पीले कार्ड की मैं एक बात कह रहा हूँ, पीले कार्ड की बात रहेगी। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। हमारा एक और संकल्प है, बदलाव होगा। आपने देखा होगा, आज मैं भी बोलता क्योंकि हर जगह सारी पॉइंट याद नहीं आते। एक हमारा संकल्प ये भी है, जब हमारी सरकार थी तो उस समय राशन डिपो पे, आपको याद होगा, राशन डिपो पे तेल भी आता था, चीनी भी आती थी, दाल भी आती थी। आज आती है तेल, चीनी, दाल? मैं पूछना चाहता हूँ सारी। आज अनाज जो आता है, अनाज की क्वालिटी कैसी आती है? मैं अपनी सारी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, अनाज क्वालिटी कैसी आती है? अनाज की क्वालिटी भी खराब, तेल भी बंद, चीनी भी बंद, साल से सजे नहीं। आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो पहली कलम से पीले कार्ड का दोबारा सर्वे कराएंगे, किसी का कटेगा नहीं और किसी का छूटेगा नहीं। ये पीले कार्ड की जितनी संख्या बनाने का काम होगा उतनी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। और राशन डिपो की जो व्यवस्था इस सरकार ने है, जो कि हम होने नहीं देंगे, तो खैर और लंबी बात हो जाती, मगर भाई ने बात छोड़ दी। मगर मैं एक अपने 5 गांव में एक और बात है, अपने 5 गांव में मालिकाना हक की बात आई है मेरे सामने, जो बात 5 गांव में मालिकाना हक की बात आई है। और ये भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अभी लोगों को बुलवाया गया और कहा गया कि भाई ये मालिकाना हक दिलवाएंगे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी से बुला के दिलवाए गए। आपको भी पता, हमें भी पता है, आज तक इन्होंने क्या किया है, जो कहा है कुछ काम वो किया नहीं।